चलिए, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। कैम्ब्रिज क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के क्लास में हम सब हिस्ट्री के चैप्टर 2 करने वाले हैं। इससे पहले हमने हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर, जो अच्छे तरीके से यूरोप में राष्ट्रवाद था, उसको बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट किए, उसका क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट किए। अगर आप सब लोग उसकी कक्षा अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका हम लिंक दे देंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद जाकर के कंप्लीट कर लीजिए। और आज की कक्षा का हम सब शुरुआत करने वाले हैं क्या, समाजवाद एवं साम्यवाद। और थोड़ी सी टेक्निकल इशू के कारण, वाईफाई में प्रॉब्लम के कारण क्लास एक दो दिन स्टॉप हो गए। अब रिकॉर्डेड क्लास आपको लगातार भी अभी मिलता रहेगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ हम सब साम्यवाद, समाजवाद एवं साम्यवाद चैप्टर, हिस्ट्री के चैप्टर 2 पे आए हैं। और बहुत अच्छे तरीके से हमारा पार्ट 1 वीडियो है। आप सब लोग जिस तरीके से हमें प्यार और आशीर्वाद यूरोप में राष्ट्रवाद के चैप्टर में दिए हैं, वो उम्मीद रखते हैं कि ये चैप्टर में भी आप सब लोग उसी तरीके से प्यार और आशीर्वाद अपना बनाए रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ हम सब अभी आते हैं क्या, तो फर्स्ट कक्षा समाजवाद एवं साम्यवाद की ओर। और यहाँ देखिए है क्या, समाजवाद एक परिचय, सबसे पहले चीज, क्योंकि यहाँ चैप्टर 2 है पढ़ना, मतलब टॉपिक्स 2 लिया गया, समाजवाद और साम्यवाद। तो सबसे पहले यहाँ हम सब समाजवाद के टॉपिक्स पे ही वर्णन करेंगे। और आपके परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि ये पॉइंट से सर बनाया कहाँ जा रहा है, तो आपके बुक से ही बना रहे हैं प्यारे बच्चे, बुक से कहीं बाहर कुछ नहीं है, सब इसी चीजों से बनाया जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो देखिए यहाँ सबसे पहले चीज हमें समझना है, समाजवाद क्या है। देखिए, क्योंकि जब तक हम चैप्टर का वर्णन नहीं करेंगे कि समाजवाद लिखा है तो समाजवाद का अर्थ कैसे समझे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है, तो देखिए, समाजवाद का परिभाषा क्या होता है। समाजवाद का परिभाषा क्या होता है, देखिए, समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जो आर्थिक और सामाजिक समानता पर आधारित है। कहने का मतलब ये हो रहा ना कि समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें उस देश या उस गांव या उस घर के सभी नागरिकों को समान अधिकार दिया जाए, और समान अधिकार होना भी चाहिए। उसी को बोला जा रहा समाजवाद, उसी को बोला जा रहा क्या, समाजवाद बोला जा रहा कि यह एगो विचारधारा है जो आर्थिक, बोले तो पैसा कौड़ी में, अगर एक घर में समाजवादी घर अगर चल रहा है या समाजवाद देश चल रहे हैं, तो सभी व्यक्ति को बराबर आर्थिक इकोनॉमिक्स होनी चाहिए। और सामाजिक समानता, समाज में ऊंच नीच नहीं होना चाहिए, अमीरी गरीबी नहीं होना चाहिए, सभी को बराबर का अधिकार होना चाहिए। ये समानता होती है, समानता पर आधारित होता है क्या, समाजवाद होता है। देखिए, समाजवाद में होता क्या है, समाजवाद में होता क्या है, समाजवाद में होता क्या है, जो देखिए समाजवाद में क्या होता है, इसमें निजी स्वामित्व के जगह सामूहिक स्वामित्व और समान धन वितरण की प्राथमिकता दी जाती है। जैसे ये देखिए, निजी स्वामित्व मतलब क्या हो गया कि प्राइवेट कोई चीज नहीं होना चाहिए उस देश में, किसी भी व्यक्ति का कुछ निजी नहीं होना चाहिए, कोई भी वस्तु या किसी चीज पर उस देश के सभी नागरिक का अधिकार होना चाहिए। तो ये समाजवाद की विचारधारा यही कहता है कि निजी स्वामित्व किसी का नहीं होना चाहिए, निजी संपत्ति नहीं होना चाहिए, बल्कि वहां पर सामूहिक स्वामित्व होना चाहिए, सरकारी सब कुछ होना चाहिए। साथ में समान धन वितरण, सभी के लिए समान धन वितरण होना चाहिए। ये समाजवाद का विचारधारा है कि अगर कोई देश समाजवादी अगर देश है ना, तो ना तो वहां प्राइवेट स्कूल रहेगा, ना वहां पे प्राइवेट हॉस्पिटल रहेंगे, सब सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवाएगा, सबके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। ये सब समाजवाद का विचारधारा है, समाजवाद आप समझिए। आइए और आगे चलते हैं। इसका उद्देश्य होता है क्या, इसका उद्देश्य क्या होता है कि जो अमीर गरीब को भूल करके समाज का शोषण मुक्त हो, समाज हमारे शोषण मुक्त होना चाहिए, हमारे समाज में कोई अमीरी कोई गरीबी ना हो, उसको समाजवाद कहा जा रहा। अर्थात कहने का तात्पर्य इतना ही होगा प्यारे बच्चे कि जिस देश या जिस भौगोलिक क्षेत्र में अगर समाजवाद देश हुआ है, जैसे कोई देश समाजवाद देश है, ठीक है, जैसे रूस ले लेते हैं, समाजवाद देश है, तो अब उसका नीति क्या होगा कि रूस की सभी जनता पर सरकार बराबर ध्यान देंगे। दूसरी चीज कि उस देश में कोई प्राइवेट चीज नहीं होगा, जितना भी होगा सरकारी चीज ही होंगे, सरकारी हॉस्पिटल से लेकर सरकारी स्कूल से लेकर के सब कुछ गवर्नमेंट ही होना चाहिए।
सबका देख रेख सरकार करेगा और एक समान देख रेख करेंगे। उसी को समाजवाद कह रहे हैं, उसी को समाजवाद कह रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, देखिए समाजवाद का उदय कैसे हुआ, सबसे पहले दिमाग में ही बात ही बैठना चाहिए कि समाजवाद तो ठीक है सर आप ऐसा बता रहे हैं, वास्तविक में ऐसा कोई देश में रह नहीं पाया कि समाजवाद, जैसे रूस सबसे ज्यादा समाजवादी देश था, ठीक है, लेकिन बाद में चल करके उसे भी अपनी नीति को बदलना पड़ा। लेकिन पहले हम ये सोचेंगे, अभी वर्तमान स्थिति से इसको जोड़ करके नहीं देखेंगे, वर्तमान स्थिति से इसको जोड़ करके ही नहीं देखेंगे कि क्या कोई देश है ऐसा, कोई देश ऐसा है जो आज समाजवादी है, अभी उसकी चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहली चर्च इस पे हम सब करेंगे कि समाजवाद सर आप तो बता रहे हैं कि समाज में सभी व्यक्ति को बराबर वैल्यू, बराबर संपत्ति, ना तो किसी का आर्थिक शोषण, ये सब मुक्त होना चाहिए। इसकी स्थापना कब होता है, अर्थात ऐसी भावना का उदय हमारे बीच में कब होना शुरू हुआ? जो देखिए, तो क्या कहा जा रहा है कि समाजवाद का उदय, क्या कहा जा रहा है? समाजवाद का उदय। यहां देखिए कि समाजवाद का उदय, तो देखिए समाजवाद का उदय हमारे 18वीं शताब्दी में जब औद्योगिक क्रांति के कारण समाजवाद की भावना का विकास हुआ। अभी औद्योगिक क्रांति क्या है? औद्योगिक क्रांति कहने का मतलब क्या हो रहा है कि सभी लोग उद्योग के पीछे भागना, फैक्ट्री लगेगा, और औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से होता है, अर्थात यूरोप महादेश से होते हैं। तो जब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुआ ना, तो हमारे समाज बंटना शुरू हो गया। पूछिए कैसे, कैसे बंटने लग गया? तो जिसके पास ज्यादा पैसा था, जब समाजवाद, सोचना है, गौर करना है कि समाजवाद कैसे डेवलप कर रहा है, तो यहाँ औद्योगिक क्रांति को कारण बताया जा रहा है। और औद्योगिक क्रांति में क्या किया जा रहा है, जो समझिएगा कि जब उद्योग लगना शुरू हो गया, तो जिस व्यक्ति के पास पैसा था वो फैक्ट्री लगाना शुरू कर दिया, जिसके पास पैसा नहीं था वो उस फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। अर्थात औद्योगिक क्रांति समाज को दो भागों में बांट देता है, एक पूंजीपति और दूसरा श्रमिक वर्ग। पूंजीपति वर्ग में शामिल कौन होंगे? जिसके पास पैसा है वो फैक्ट्री लगाएगा, जिसके पास पैसा नहीं है उसमें जाके काम करेगा। तो औद्योगिक क्रांति का भी देन है कि समाजवाद की भावना को बढ़ाया, और ये बढ़ेगा कब? अभी नहीं, क्योंकि औद्योगिक क्रांति सिर्फ समाज को दो भागों में बांट दिया, एक पूंजीपति, दूसरा श्रमिक। लेकिन जो श्रमिक वर्ग के लोग होंगे वही समाजवाद का मांग करेगा। हम आगे कहानी जोड़ेंगे, अभी तो पॉइंट्स की शुरुआत ही हुआ, अभी तो चैप्टर की शुरुआत ही हुआ। अगर पूरी कक्षा की है तो चैलेंज ठोक के वादा करते हैं कि एकदम समझ में आएगा, आपको एकदम आएगा। तो दिमाग में ही बैठाइए कि समाजवाद का उदय के प्रमुख कारण औद्योगिक क्रांति था, औद्योगिक क्रांति भी था। जैसे देखिए यहां कहा जा रहा कि औद्योगिकरण से पूंजीपति वर्ग असमृद्ध हुआ, लेकिन श्रमिक वर्ग का शोषण का शिकार हो गया। क्योंकि हम तो पहले ही कहें कि जिस व्यक्ति के पास पैसा है वो फैक्ट्री लगाएगा, और जिसके पास पैसा नहीं है वो एक मजदूर बन के जीवन अपना बिताएगा उस फैक्ट्री में। तो समाज के तो दो भाग में बांट ही दिया, कौन? औद्योगिकरण। देखिए श्रमिक की आर्थिक शोषण और सामाजिक स्थिति दयनीय होती गई, ये दिमाग समझिएगा। प्रश्न हमको एक साथ हम जोड़ करके बोल सकते हैं कि समाजवाद के उदय में प्रमुख कारण औद्योगिक क्रांति का है। क्यों? क्योंकि जब औद्योगिक क्रांति हुई तो समाज को दो भागों में बांट दिया गया, एक पूंजीपति वर्ग और दूसरा श्रमिक वर्ग, जो कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा श्रमिक वर्ग का शोषण किया गया और श्रमिक वर्ग की स्थिति दयनीय होती गई। और यही दयनीय होने के कारण श्रमिक वर्ग में एक भावना का उदय होता है, और वही भावना समाजवाद कहलाता है। ठीक है, वही भावना समाजवाद कहलाता है। ठीक है, तो सामाजिक स्थिति क्या होती गई? दयनीय होती गई। ठीक है, चलिए अब समाज में वर्ग का विभाजन हम बता रहे हैं कि औद्योगिक क्रांति के बाद, क्योंकि हम एक ही कहानी को बार बार आपको रिपीट करेंगे कि पूरी अच्छी तरीके से मेरे प्यारे बच्चे, मेरे दोस्त को दिमाग में ये बात जाके बैठ जाए कि समाजवाद क्या चीज है। ठीक है ना? तो समाजवाद को दो, ये औद्योगिकरण समाज को बांटने का काम किया, वर्ग में विभाजन औद्योगिक क्रांति, और कई भागों में बांटा? तो दो वर्गों में बांटा। एक बना पूंजीपति वर्ग, जिसके पास उद्योग का स्वामी था, मतलब जिसके पास पैसा है वो फैक्ट्री लगाएगा, वो उद्योग का क्या बनेगा? स्वामी बनेगा। तो जिसके पास पैसा है वो पूंजीपति वर्ग हो गया। दूसरा श्रमिक वर्ग, और इसमें शामिल क्या होंगे? श्रमिक वर्ग में जो व्यक्ति मजदूरी पर निर्भर, क्योंकि उद्योग में जाके व्यक्ति खटेगा,
और उद्योग में जब जाके खटेगा तो मजदूर मालिक अर्थात पूंजीपति वर्ग के लोग उसका शोषण करेंगे और उस मजदूर की स्थिति दयनीय होगी। और जब मजदूर की स्थिति दयनीय होगी तो उसमें एक विचारधारा उत्पन्न होगा और वही विचारधारा समाजवादी विचारधारा होगा। और वो समाज के सभी वर्ग अर्थात श्रमिक लोग मिल करके संघर्ष करेंगे और संघर्ष के बाद ही समाज में वो अपना अधिकार के लिए उनको आंदोलन भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ औद्योगिक क्रांति समाज को दो वर्गों में बांट दिया। देखिए, प्रमुख समाजवाद के विचारक कौन कौन थे, क्योंकि कुछ तो विचारक व्यक्ति होंगे कि कौन थे, व्यक्ति कौन थे, तो उसमें देख लीजिएगा, नाम आप सुन लीजिए। पहला सेंट साइमन विचारक है, किसका किसका समाजवादी का, क्योंकि ये चाहते थे सेंट साइमन कि जब समाज दो भागों में बट गया ना तो समाजवाद की विचारधारा उत्पन्न हो और खास करके श्रमिक वर्ग में उत्पन्न हो। और उसमें व्यक्ति महत्वपूर्ण कौन है, तो सेंट साइमन, फॉरियर, लुई ब्ला, रॉबर्ट ओवेन, नाम दिमाग में बैठा लीजिए। सेंट साइमन, अरे सेंट मारने वाला काम करना है समाज में तो सब लोग सेंट मारेंगे, उसके बाद तन फैलेगा, सेंट मारे वाला काम करेंगे तन फैलेगा। तो सेंट साइमन, फॉरियर, लुई ब्ला और उसके बाद में खुला सब रहेगा तो रॉबर्ट ओवेन। सेंट साइमन, फॉरियर, लुई ब्ला और रॉबर्ट ओवेन, दिमाग में बैठाइएगा। ये सब समाजवाद के विचारधारा के थे। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स, दिमाग में बैठ गया। क्या बोले, सेंट साइमन, सेंट मारेंगे तो फैलेगा तो सेंट साइमन, फैरियर, और उसके बाद ब्ला तो लुई ब्ला और उसके बाद पूरा खुला तो रॉबर्ट ओवेन, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स, ये सब सभी थे समाजवाद के विचारधारक थे। देखिए, समाजवाद के चरण क्या हुआ, मतलब कहने का मतलब ये हो रहा कि समाज में समाजवाद का चरण कैसे था, कैसे पहुंचा, समाजवाद के उस चरण तक कैसे पहुंचा, जो समझना है। क्या समझना है कि समाज में समाजवाद का चरण कैसे पहुंचा, समाजवाद का चरण कैसे पहुंचा इसमें सुन लीजिए। इसमें जो कार्ल मार्क्स है, कार्ल मार्क्स से पहले का समाजवाद समझिए, क्योंकि कार्ल मार्क्स के एक स्पेशल जीवनी पढ़ना है इस चैप्टर में। तो कार्ल मार्क्स के पहले जो समाजवाद था उसको हम सब यूटोपियन समाजवाद कहा जाता है। और आज की कक्षा में हम यूटोपियन समाजवाद को भी बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। पहले समाजवाद समझेंगे, फिर यूटोपियन समाजवाद समझेंगे, और समाजवाद हम समझाने का आपको बहुत हद तक के प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स के पूर्व का जो समाजवाद था वो एक आदर्शवादी विचारधारा का समाजवाद था, क्योंकि प्रश्न पूछा जा सकता है कि कार्ल मार्क्स के पहले के जो समाजवादी थे उसकी विचारधारा क्या थी, तो वह एक आदर्शवादी विचारधारा थे, शांतिपूर्ण परिवर्तन पर जोर दे रहे थे, वर्ग समन्वय का समर्थन था। लेकिन कार्ल मार्क्स के बाद में जो समाजवाद की धाराएं उत्पन्न हुई, जिसको वैज्ञानिक समाजवाद कहा जा रहा है, चीजों को समझिएगा। कार्ल मार्क्स के पहले के समाजवाद को यूटोपियन समाजवाद कह रहे हैं और कार्ल मार्क्स के बाद के विचारधारा को वैज्ञानिक समाजवाद कह रहे हैं। यहां भी समाजवाद को दो भागों में बांटा जा रहा है, क्योंकि समाजवाद के विचारधारा में कौन कौन है, सेंट साइमन, फॉरियर, लुई ब्ला, रॉबर्ट ओवेन, कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगेल्स, ये महत्वपूर्ण व्यक्ति है जो समाजवाद की विचारधाराओं को फैलाने का कार्य करेगा। और यहां हम सब समाजवाद को दो भागों में बांट रहे हैं कि कार्ल मार्क्स के पहले के समाजवाद को यूटोपियन समाजवाद कहते हैं और कार्ल मार्क्स के बाद वाले समाजवाद को वैज्ञानिक समाजवाद कहते हैं। और जिसकी विचारधारा क्या था कि वहां पर वर्ग संघर्ष पर आधारित था वैज्ञानिक समाजवाद, क्रांति द्वारा पूंजीवादी का अंत था समाजवाद के द्वारा, क्योंकि ये समाजवाद जब उत्पन्न होगा तब जो पूंजीपति था, जो फैक्ट्री लगाए हैं और जो मजदूरों का वो शोषण कर रहे हैं, उस पूंजीवाद का अंत होगा। ये वैज्ञानिक समाजवाद के द्वारा श्रमिक को अधिकार की रक्षा दी जाएगी, क्योंकि यहां अर्थात जो वैज्ञानिक समाजवाद तक पहुंचते पहुंचते वर्ग संघर्ष, मजदूर लोग जब संघर्ष करते 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 पूंजीवाद का अंत किया और अंत करने के बाद श्रमिकों का अधिकार का रक्षा किया गया वैज्ञानिक समाजवाद में। ठीक है, क्योंकि ये कार्ल मार्क्स के बाद का समाजवाद है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, ये समाजवाद की विशेषता क्या है, क्या होनी चाहिए, ये दिमाग में सोचिए। उदय तो हम सब देख लिए कि दो भाग में कार्ल मार्क्स, लेकिन वास्तविक में समाजवाद की विशेषता क्या होनी चाहिए,
सर आप बार बार समाजवाद बोल रहे हैं, हमरा तो एक ही चीज समझ में आया कि देश में या कोई भी समाज में सभी व्यक्ति को बराबर अधिकार समाजवाद कहलाता है। ये बात तो इतना समझ में आया, लेकिन सर इसका विशेषता क्या है, इसकी विशेषता क्या है? तो विशेषता तो यही कहेंगे ना कि समान आर्थिक अवसर होना चाहिए सभी व्यक्ति को, क्योंकि समाजवादी देश कब कहलाएगा? जब जब वहां पर सभी का आर्थिक अवसर क्या होना चाहिए? एक जैसा होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरी पॉइंट, प्राइवेट चीज नहीं होना चाहिए, सब सरकारी नियंत्रण में हो, निजी स्वामित्व वहां नहीं होना चाहिए और ना ही होता है। ये इसकी विशेषताएं हैं कि सभी की समान आर्थिक होनी चाहिए। दूसरा, सरकार का नियंत्रण होना चाहिए सभी चीज पर, निजी स्वामित्व नहीं होना चाहिए, सभी सरकार का स्वामित्व होना चाहिए। तो सरकार का नियंत्रण हो, निजी लाभ के बजाय समाज का लाभ हो। कोई स्पेशल व्यक्ति अपने लिए अगर लाभ सोचे लग जाएगा तो निजी स्वामित्व हो ही जाएगा। तो ये समाजवाद की विशेषताएं हैं कि निजी लाभ ना हो करके समाज का लाभ हो। साथ में उसकी विशेषता वर्गहीन समाजवाद की स्थापना हो। मतलब इसका कहने का मतलब कि कोई स्पेशल एक वर्ग नहीं है जो समाज में ज्यादा वैल्यू कोई के है और किसी को कम वैल्यू है, ऐसा समाज नहीं होना चाहिए। तो वर्गहीन समाज होना चाहिए, समाज में कोई जात पात, कोई ऊंच नीच, कोई अमीर गरीब नहीं होना चाहिए। और वो समाज जब बनेगा उसी को समाजवादी देश कहा जाएगा। ठीक है, उसी को समाजवादी देश कहा जाएगा। ठीक है, चलिए समाजवाद का उद्देश्य क्या था उद्देश्य यही था ना कि जो श्रमिक का शोषण हो रहा था उसको समाप्त किया जाए। क्योंकि हमने तो पहले बोला कि औद्योगिक क्रांति, फैक्ट्री आवे के कारण समाज के दो भाग में बांट दिया, एगो पूंजीपति और दूसरा श्रमिक वर्ग। और श्रमिक वर्ग का शोषण होगा और श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ, और उसी श्रमिक वर्ग के शोषण में से कुछ व्यक्ति ने समाजवाद की विचारधाराओं पर जोर दिया, जिसमें बहुत सारे हमने व्यक्ति का नाम बताया। और उसमें से समाजवाद के दो भाग हम बताए, यूटोपियन समाजवाद और दूसरा वैज्ञानिक समाजवाद, और समाजवाद की विशेषताएं बताएं और इसका उद्देश्य क्या था। तो उद्देश्य यही था ना कि जो श्रमिक वर्ग है उसका शोषण खत्म किया जाए, शोषण का अंत हो, आर्थिक असमानताओं को निपटाया जाए, सभी लोगों को बराबर अधिकार दिया जाए, सभी लोगों को समान इकोनॉमिक्स होना चाहिए, संसाधन पर समान वितरण सुनिश्चित करें। मतलब जितने भी संसाधन है उस पर सभी व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए। यह था समाजवाद का उद्देश्य था। ठीक है प्यारे बच्चे, तो समाजवाद आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे। इसका निष्कर्ष क्या निकलता समाजवाद का? कि समाजवाद एक ऐसी प्रणाली है जो न्याय, समानता और समाज की भलाई की प्राथमिकता देता, समाज में सभी व्यक्तियों को बराबर अधिकार देना चाहता। इसका उद्देश्य यह है कि शोषण मुक्त समाज बने, समाज में कोई व्यक्ति किसी का शोषण ना करे, साथ में समता मूलक समाज हो, एकदम सभी समाज में सभी का बराबर अधिकार हो। उम्मीद रखते हैं कि समाजवाद आप सब लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए और अब हम सब चलते हैं कार्ल मार्क्स के पूर्व के समाजवाद, जिसको बोला गया यूटोपियन समाजवाद। क्योंकि समाजवाद को दो भागों में बांटा गया, कार्ल मार्क्स के पहले वाले समाजवाद को यूटोपियन समाजवाद और कार्ल मार्क्स के बाद वाले समाजवाद को वैज्ञानिक समाजवाद। अब ये फोकस करना है कि कार्ल मार्क्स के जो पहले के समाजवाद था, जो यूटोपियन समाजवाद था, वो कैसा समाजवाद था, वो समाज कैसा था, कैसे लोग चल रहे थे वहां पे, उस समाजवाद की क्या विचारधाराएं थी। इसलिए प्रश्न डायरेक्ट आपसे दागता है। देखिए प्रश्न आपसे ये प्रश्न पूछा भी जाता है, ये प्रश्न डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है। और प्रश्न क्या पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चे कि यूटोपियन समाजवाद, जैसा कि प्रश्न आप सब देख सकते हैं, क्योंकि एक प्रश्न ये प्रश्न प्रीवियस साल में पूछा भी गया, दीर्घ उत्तरीय के 5वां प्रश्न, यूटोपियन समाजवादी के विचारों का वर्णन करें। तो वही यहाँ तो सबसे पहले तो हम यही बात लिखेंगे कि कार्ल मार्क्स के पूर्व वाले समाजवाद को यूटोपियन समाजवाद कहते हैं, और इसकी क्या विचारधाराएं थी वो तो यहाँ से पता चलेगा। तो देखिए इसकी विचारधाराएं यहाँ ही लिखा गया है कि समाजवादी विचारधारा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रथम यूटोपियन समाजवाद एक फ्रांसीसी विचारक सेंट साइमन थे। क्योंकि हमने तो पहले ही बोला सेंट साइमन, फॉरियर, लुई ब्ला, रॉबर्ट ओवेन, कार्ल मार्क्स और उसके बाद एंजेल्स सबसे लास्ट में। ठीक है, तो ये जो
यूटोपियन समाजवाद है, इसकी विचारधारा फैलाने का काम एक फ्रांसीसी जिस व्यक्ति का नाम है क्या, सेंट साइमन के द्वारा किया गया। ये तो बात आपके दिमाग में बैठेगा कि समाजवाद विचारधारा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले एक फ्रांसीसी विचारक सेंट साइमन थे। और वो मानते थे क्या, क्योंकि सेंट साइमन के अपना विचार समझिए, क्योंकि जब तक आप सेंट साइमन का विचार नहीं समझिएगा कलम चलेगा नहीं। क्योंकि यहां पर सभी व्यक्ति, जैसे देखिए हम क्या, जैसा कि आपको हम फिर से ऊपर लेकर के आते हैं, थोड़ा सा मेरे प्यारे बच्चे दिमाग पर जोर डालो, निपट जाएगा पॉइंट। यहां देखो, यहां सेंट साइमन मतलब कार्ल मार्क्स के पहले तो ये तीनों ने 1 2 3 4, इसको हम सब क्या बोले, यूटोपियन समाजवाद बोला गया। और यहां से यहां कार्ल मार्क्स के बाद वाले को वैज्ञानिक कार्ल मार्क्स के बाद वाले समाजवाद को जो फ्रेडरिक एंगल्स के द्वारा दिया गया और इनके द्वारा भी इसको वैज्ञानिक समाजवाद कहा गया। प्रश्न पूछ रहा यूटोपियन समाजवाद की विचारधारा बताएं। क्या हम नहीं बोल सकते यूटोपियन समाजवाद की विचारधारा में महत्वपूर्ण फ्रांसीसी एक विचारक थे जिसका नाम था सेंट साइमन। अब हम ये देखेंगे कि सेंट साइमन के क्या विचार था, फॉरियर का क्या विचार था, लुई ब्ला का क्या विचार था और रॉबर्ट ओवेन का क्या विचार था, क्योंकि ये चारों मिला के ही न बना यूटोपियन समाजवाद के विचारक, यही चारों न हुए। तो सबसे पहला विचार किस पे वर्णन करना है, तो सेंट साइमन। तो चलिए देखिए सेंट साइमन क्या मानते थे, जो समझिए सेंट साइमन क्या मानते थे। यहां देखिए उनका मानना था सेंट साइमन का, यहां से समझिए सेंट साइमन का मानना था कि राज्य एवं समाज को इस ढंग से संगठित किया जाना चाहिए कि लोग एक दूसरे का शोषण करने की बजाय मिलजुल कर प्रकृति का दोहन करें। मतलब कहने का मतलब कि भगवान के दिया हुआ जितना भी चीज हमारे पास है उसका सभी पर बराबर अधिकार हो, सभी व्यक्ति का, वो पूंजीवादी ना हो और ना ही अमीर हो ना ही गरीब हो, ऐसा मानना था सेंट साइमन का। समाज को निर्धन वर्ग के भौतिक तथा नैतिक उत्थान के कार्य करना चाहिए और उन्होंने एक घोषित भी किया था चीज, मतलब क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास हम एक दूसरे को मिलजुल कर प्रकृति का दोहन करें, जितना चीज भगवान का दिया हुआ है उस पर सभी व्यक्ति का अधिकार, ना कि किसी का ज्यादा और ना ही किसी का कम। और ये भी बात वो बोल रहे ना कि जो लोग गरीब हैं उसका उत्थान का कार्य किया जाए। और साथ में उनके द्वारा एक नारा भी दिया गया था, प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार तथा प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार काम मिलना चाहिए। अगर किसी भी व्यक्ति की क्षमता, मतलब क्या बोला जा रहा है कि प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार तथा प्रत्येक को उसको कार्य के अनुसार उसको काम मिलना चाहिए कि उसकी जो क्षमता है वैसा उसका कार्य मिलना चाहिए, वैसा उसको क्या मिलना चाहिए, कार्य मिलना चाहिए। ये ऐसा वो कहते हैं कौन, यूटोपियन समाजवाद में कि जिस व्यक्ति का जो क्षमता है उसके अनुसार उसको कार्य मिलना चाहिए। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को कार्य मिलना चाहिए, निर्धन का उत्थान होना चाहिए, ऐसा मानना था सेंट साइमन का। तो आपने देखा कि सेंट साइमन के अगर विचार आपको ध्यान रखना है तो ये पॉइंट्स अवश्य आप ध्यान रखिए। क्या ये पॉइंट्स कि लोग एक दूसरे का शोषण करने की बजाय, मतलब लोग एक दूसरे का शोषण नहीं करें और प्रकृति का दोहन करें, साथ में समाज में जो भी निर्धन वर्ग है उसका उत्थान के लिए कुछ कार्य करें। और उनका नारा दिया गया था कि प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार तथा प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार काम मिलना चाहिए। ये तो हो गया सेंट साइमन का। अब आइए यहां चार्ल्स फॉरियर का विचार क्या था। तो चार्ल्स फॉरियर का विचार देखिए क्या कहना चाहते थे कि एक अन्य महत्वपूर्ण यूटोपियन विचारक चार्ल्स फॉरियर भी थे, क्योंकि सबसे पहले सेंट साइमन लिखना। अगर यूटोपियन समाजवाद का वर्णन दीर्घ उत्तरीय में प्रश्न पूछ दिया मेरे बबुआ तो सबसे पहले हम सेंट साइमन के विचार लिखेंगे।
उसके बाद फॉरियर का लिखेंगे तो यूटोपियन विचारक चार्ल्स फॉरियर थे। वे आधुनिक औद्योगिकरण के विरोध थे, क्योंकि सब तो देन औद्योगिकरण के कारण ही हुआ ना। क्योंकि मानते थे, वो क्या मानते थे कि श्रमिक को छोटे नगर अथवा कस्बों में काम करना चाहिए। उन्होंने किसान के लिए फ्ला अस्टेरी नामक सामुदायिक कृषि संगठन की योजना बनाई, लेकिन यह योजना असफल रह गया। देखिए 100 बात की एक बात, इसका मानना क्या था, तो वो यही चीज न मान रहे थे कि आधुनिक औद्योगिकरण के विरुद्ध थे। सबसे पहली चीज कि जो चार्ल्स फॉरियर थे वो औद्योगिकरण के विरुद्ध थे, और वो मानते क्या थे कि श्रमिक को छोटे नगर अथवा कस्बे में काम करना चाहिए। जो क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि वो पूंजीपति पर ज्यादा आश्रित ना हो, पूंजीपति पर ज्यादा आश्रित ना हो, उसका शोषण ज्यादा न हो। अगर कोई व्यक्ति किसान है तो वो किसान बन के ही अपने खुद का मालिक बन करके रहे, ऐसा उनका मानना हो रहा कि कस्बे में काम करना चाहिए। उन्होंने किसान के लिए फ्लान अस्टेरी नामक एक संगठन बनाया, लेकिन जो भी विफल रह गया। ये चार्ल्स फॉरियर की विचारधारा थी, चार्ल्स फॉरियर की। उसके बाद लुई बला क्या कहते थे, क्योंकि यूटोपियन समाजवाद कार्ल मार्क्स के पहले वाला सभी समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति का वर्णन करना होगा। तो फ्रांसीसी यूटोपियन के चिंतक एक व्यक्ति थे लुई बला ही एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने राजनीति में भी सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। ये व्यक्ति मतलब वो सब तो अपने विचार दिए, समाजवाद को बढ़ाना चाहते थे, लेकिन राजनीतिक से दूर रह करके, लेकिन लुई बला राजनीतिक में भी भाग लिए। उनके सुधार कार्यक्रम अधिक व्यवहारिक थे। वे मानते थे, क्या मानते थे लुई बला, कि आर्थिक सुधार को प्रभावी बनाने से पहले, अगर आर्थिक सुधार को अगर प्रभावी बनाना है ना, तो उससे पहले राजनीतिक सुधार आवश्यक होगा। क्योंकि लुई बला राजनीतिक व्यक्ति भी थे, इसलिए वो बोल रहे हैं कि अगर इकोनॉमिक्स किसी का आर्थिक स्थिति सुधारना है ना, इससे पहले उस व्यक्ति की राजनीतिक स्थिति सुधारिए। अगर वो राजनीतिक स्थिति उसका सुधर गया तो इकोनॉमिक्स में स्पेशल वो सोचने लग जाएंगे। और बात सही जाहिर यही बात है कि जब राजनीतिक हमारे आसपास लोग के हम देख करके जलने लगे, हम उसमें भाग लेने लगे, तभी तो कमाना शुरू कर देंगे ना। तो राजनीतिक सुधार के बजाय आर्थिक सुधार के बजाय उसकी राजनीतिक सुधार पर फोकस करने वाला एक समाजवादी विचारक थे, लुई बला थे। ठीक है, लुई बला। चलिए रॉबर्ट ओवेन भी उसी में शामिल है। तो देखिए ये क्या कहते थे, फ्रांस से बाहर सबसे महत्वपूर्ण यूटोपियन चिंतक ब्रिटिश उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन थे। उन्होंने देखिए क्या किया, स्कॉटलैंड में न्यू लैनार्क नामक स्थान पर एक फैक्ट्री की स्थापना किया, जहां श्रमिकों को अच्छी वेतनिक सुविधा दी गई, मतलब इनकम उसका अच्छा होता था, और इसके बावजूद मुनाफे में वृद्धि हुई। और इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक होता है। क्योंकि जब तक उसको पैसा हम कम अगर दे रहे हैं, उसका इनकम अगर कम है, तो संतुष्ट तो है ही नहीं है, क्योंकि उसको इनकम तो अच्छा खासा होना चाहिए। ये नहीं कि मजदूरों से काम लिया जा रहा बहुत ज्यादा और उसको पैसा दिया जा रहा कम, तो ऐसा बात नहीं। क्योंकि ये व्यक्ति जो है रॉबर्ट ओवेन, वो फैक्ट्री के लिए स्कॉटलैंड में न्यू लैनार्क स्थान पर एक फैक्ट्री की स्थापना करते हैं, और वहां पर अच्छा वेतन मजदूरों को देना शुरू करते हैं। और इनका कथन था कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक होता है। प्रश्न पूछ सकता ऑब्जेक्टिव में कि यह कथन किसका था, कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक होता है, तो रॉबर्ट ओवेन का। ठीक है, और इससे अब निष्कर्ष क्या निकलता, इससे यूटोपियन समाजवाद से यही चीज ना, कि व्यक्ति को जो श्रमिक वर्ग है उस पर सभी व्यक्ति ने चिंता अपना व्यतीत किया और उसकी स्थिति को सुधारने का प्रयास किया। जो कि देखिए इन चिंतकों ने मानव मूलभूत अच्छाई और जगत को पूर्णता में विश्वास किया। उन्होंने वर्ग संघर्ष के बजाय वर्ग समन्वय पर जोर दिया।
ठीक है। हालांकि वे पूर्ण रूप से सफल नहीं हुआ, क्योंकि अगर सफल हो जाते तो कार्ल मार्क्स और रॉबर्ट हिंगेल नहीं पहुंचते, लेकिन ये पूर्ण रूप से सफल नहीं हुए, लेकिन उनका योगदान महत्वपूर्ण रहा। और योगदान किसके क्षेत्र में रहा, ये बात समझ लीजिए। इन्होंने पूंजी और श्रम के बीच संबंध की समस्या का समाधान का प्रयास किया। ये तो योगदान है ना, कि पूंजीपति और श्रम की समस्या के सुलझाने का प्रयास किया गया यूटोपियन समाजवादी विचारकों के द्वारा। और मार्क्स ने इनकी विफलता से सीख लेकर समाजवादी विचार को आगे बढ़ाया, क्योंकि इसके बाद अगर कोई समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाला व्यक्ति आएगा तो वो कार्ल मार्क्स आएगा, वो कार्ल मार्क्स आएंगे। और कार्ल मार्क्स के बारे में स्पेशल आपको पढ़ना है, इसीलिए हम उसकी कक्षा को अलग करके रखे हैं कि कार्ल मार्क्स स्पेशल पढ़ेंगे। और यहां से चीजों को, हमारी बातों को समझिएगा। क्लास भले ही हम रिकॉर्डेड करके छोटा दें, लेकिन प्रत्येक दिन 6 बजे शाम में आपको क्लास एक मिल जाएगा, ये हमारा वादा रहा, ठीक है। क्योंकि अभी वाईफाई वाले इशू जब क्रिएट हुए हैं, ये हल्का टूट चुका है, तो इसके वजह से प्रॉब्लम हो गए। तो ये इशू की वजह से 6 बजे प्रत्येक दिन रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलेंगे। और याद रहे कि जो हम वादा करते हैं वही पूरा करते भी उसको, ठीक है ना। तो 6 बजे अवश्य मिलेंगे। और अभी मैथ वाला सीरीज भी चल रहा, क्योंकि मैथ केसी सिन्हा और एनसीईआरटी बुक निपटाना है। तो केसी सिन्हा के चौथा चैप्टर के 4.4 तक पहुंच चुके हैं, 4.5 उसका कंप्लीट करना है। तो एक भी मैथ में अगर क्वेश्चन प्रॉब्लम है तो पूरी कक्षा जाकर के मैथ को दनादन स्पीड बढ़ा के देख लीजिए, एकदम एक एक प्रश्न के सॉल्यूशन इस परिवार पर दिया गया, ठीक है। तो बाकी इसके हम सब कल की कक्षा में मिलेंगे, और समाजवाद एवं साम्यवाद। और अभी साम्यवाद पर कोई चर्चा हम आज की कक्षा में नहीं किए हैं, जितना भी चर्च किए हैं वो समाजवाद के चीजों पर चर्च किए हैं। और ये आपकी पहली कक्षा है, तो जब कल की कक्षा में हम सब समाजवाद पहुंचेंगे तो आज की चीज जब हम 5 मिनट रिपीट करेंगे तो आई होप वो चीजें आपको और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। तो अवश्य इंतजार कीजिएगा इसके पार्ट 2 भाग का, ठीक है। चलिए, क्लास में जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। इसी प्रकार बने रहिए इस छोटे से परिवार में।